हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की कैटेगरी में एक और चैप्टर, सेल ऑफ गुड एक्ट। और उसके बाद लास्ट चैप्टर आपका रह जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेल ऑफ गुड एक्ट मेरी बुक में ये चैप्टर नंबर 4 रहता है, दी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, इसकी टोटल 4 यूनिट है। हम यूनिट 1 अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ये पूरा चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 15 to 20 मार्क्स का आता है बेटा, यानी कि लगभग हर यूनिट में से एक क्वेश्चन कवर होता है। पहले फर्स्ट यूनिट करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में आते हैं। सबसे पहले बेसिक है इसमें, यानी कि सेल होती क्या है। तो सेल ऑफ गुड एक्ट के अंदर सबसे पहली डेफिनेशन जो आपको पढ़नी चाहिए, देखो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। गुड्स गुड्स क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है गुड्स क्या होती है। तो गुड्स जो होती है, गुड्स होती है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल थिंग, जिसको मूव किया जा सकता है। ठीक है, मूवेबल थिंग या मूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें इंक्लूड करना है आपको, इंक्लूड्स शेयर्स एंड स्टॉक, शेयर, डिबेंचर एटसेट्रा। और इसमें इंक्लूड करना है आपको ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, एंड थिंग्स अटैच टू लैंड। अब जब तक मान लीजिए कोई फसल है, फसल उग रही है, तो क्या वो गुड्स है? नहीं। क्यों? क्योंकि मूव नहीं हो सकती। इसके आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, जिसके लिए क्या हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है। अगर मैं एक किसान हूं, मेरी फसल खेत में लगी हुई है और मैंने अभी तक इसको बेचने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, एग्रीमेंट नहीं किया है, तो वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगी। मेरे पास एक बंदा आकर कहता है कि सर, जो फसल आप उगा रहे हो ये सारी की सारी आप मुझे बेच देना। मैंने कहा बेच दूंगा, बट फसल की कटाई में अभी टाइम है, 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद मैं फसल की कटाई करूंगा, उसके बाद इसको लेके चले जाना। बट प्रॉमिस मैं आज कर लेता हूं कि ये फसल काटने के बाद मैं सिर्फ आपको ही दूंगा। तो बेटा यहां पर एग्रीमेंट हो गया है, यानी कि मैं एग्री कर चुका हूं। एग्री टू सर्व, यानी कि सीवियर, इसको अलग करना, सेव्ड। सीवियर का मतलब होता है अलग करना, काटना। ठीक है, बिफोर सेल कब होती है? जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, बट अभी तक तो मैंने फसल काटी नहीं है, तो उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती। क्लियर है? दूसरा, इसमें एक्सक्लूड करना है आपको, इसमें एक्सक्लूड करना है, मतलब अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है? नॉर्मली हम गुड्स किसको बेचते हैं, किसको मानते हैं? जिसकी वैल्यू होती है ना। जैसे स्टॉक है, आपका शेयर है, ये सब पढ़ लिया आपने। डेटर की वैल्यू होती है, नहीं होती है? होती है। बैलेंस शीट में करंट एसेट में आती है, नहीं आते? आती है। बट क्या डेटर कोई चीज है? डेटर कोई गुड्स है? नहीं। इसे बोला जाता है एक्शनेबल क्लेम। अगर डेटर मुझे पैसे देने से मना करेगा तो मैं उसको बेच के पैसा नहीं ले सकता, मैं कोर्ट में केस करके उसके ऊपर लीगल एक्शन लेके अपना पैसा रिसीव कर सकता हूं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एक्शनेबल क्लेम्स। मनी, पैसा देके पैसा लोगे तो वो सेल नहीं होती बेटा। आपने अपने फादर को 500 रुपए का नोट दिया और 500 रुपए के 5 नोट ले लिए, तो क्या ये सेल हो गई कि आपने 500 रुपए का नोट अपने फादर को बेच दिया? नहीं, ये सेल नहीं है। एक्शनेबल क्लेम का एग्जांपल डेटर्स, ये राइट्स होते हैं बेटा, ये गुड्स नहीं होती, राइट्स होते हैं। ठीक है, और मनी में ओल्ड कॉइन एक्सेप्शंस है। ओल्ड कॉइन, जो पुराने जमाने के कॉइन्स होते हैं ना, वो एक्सेप्शंस में आते हैं बेटा, वो गुड्स माने जाते हैं, उनको खरीदा और बेचा जाता है, उनकी वैल्यू हाई होती है। ओल्ड कॉइन्स आर एक्सेप्शंस। ठीक है, ओके। तो ये गुड्स की डेफिनेशन थी। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि गुड्स होती कितने तरह की है, टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स कितने तरह की होती है? तो अगर मैं गुड्स की टाइप की बात करूं तो गुड्स 3 तरह की होती है। कुछ बुक में 4 तरह की भी दे रखी है, ठीक है, बट आपके सिलेबस में 3 है तो मैं 3 ही करवाऊंगा। सबसे पहली गुड्स कौन सी होती है? एग्जिस्टिंग गुड्स। सबसे पहली गुड्स कौन सी होती है? एग्जिस्टिंग गुड्स होती है। दूसरी गुड्स होती है फ्यूचर गुड्स।
फ्यूचर गुड्स, और तीसरी गुड्स होती है कंटीजेंट गुड्स। कंटीजेंट गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होती हैं? जो बनी हुई पड़ी है, मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर्ड है या एक्वायर्ड है, पड़ी है, ठीक है। फ्यूचर गुड्स क्या होती है? जो अभी पड़ी नहीं है, बनी हुई नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है, बट बनाएंगे, येट टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोक्योर्ड और एक्वायर्ड, ठीक है। कंटीजेंट गुड्स भी फ्यूचर गुड्स होती है, बट इसका मैन्युफैक्चर होना या एक्वायर होना एक फ्यूचर की अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग या एक्विजिशन डिपेंड्स ऑन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, ठीक है। ये जो दो तरह की गुड्स है, फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट गुड्स, इसमें अभी गुड एग्जिस्टेंस में नहीं है, इसमें गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो जब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप मुझे गुड्स बनाकर दे देना, आप मुझे गुड्स बनाकर दे देना 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो उसे सेल नहीं कहते, इसे सेल नहीं कहते बेटा, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाएगा? स्टिल, यानी कि गुड्स आर नॉट इन एग्जिस्टेंस, गुड्स आर नॉट इन एग्जिस्टेंस। तो आप मुझे बताइए, जो गुड्स अभी बनी ही नहीं हुई है, क्या उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है? इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स। क्या ये हो सकती है? हो ही नहीं सकती। और जब तक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ना हो तब तक ये सेल नहीं कहलाती। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, इसलिए सेल नहीं है। तो फिर ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल, दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। मैं सारी बातें दोबारा भी बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी नोट्स के हिसाब से चलते रहें। एग्जिस्टिंग गुड्स जो होती है वो फर्दर 3 हिस्सों में बांटी हुई होती है। एग्जिस्टिंग गुड्स जो होती है वो फर्दर 3 हिस्सों में बटी हुई होती है। सबसे पहली गुड्स होती है अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स, ये वो गुड्स होती हैं जो नॉट आइडेंटिफाइड या असर्टेन्ड, नॉट असर्टेन्ड और आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यानी कि जब हम इस गुड्स को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ना बायर ने इस गुड्स को देखा है, ना सेलर ने इन गुड्स को दिखाया है, ये गुड्स गोडाउन में पड़ी है। तो ये फिर ये बेची कैसे जाती है? सोल्ड, दीज आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन से या सैंपल से बेची जाती है। तो गुड्स का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, बायर कहता है मुझे इस तरह की गुड्स चाहिए, और सेलर कहता है हाँ मेरे गोडाउन में पड़ी है, मैं लाके दे दूंगा आपको, ठीक है। या सेलर आपको सैंपल दिखाता है। तो ये गुड्स सामने नहीं है, इनका डिस्क्रिप्शन देके इन गुड्स को बेचा जाता है या सैंपल दिखा के इन गुड्स को बेचा जाता है। दूसरी गुड्स जो होती है एग्जिस्टिंग गुड्स में, वो होती है असर्टेन्ड गुड्स। असर्टेन्ड गुड्स, इन शॉर्ट नाम से ही पता लग रहा है ये असर्टेन्ड है, मतलब जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये सामने है, ठीक है। और इसी तरह से एक गुड्स होती है स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स जो होती है वो असर्टेन गुड्स ही होती है। बट असर्टेन गुड्स में और स्पेसिफिक गुड्स में एक ही फर्क होता है। असर्टेन गुड्स में गुड्स असर्टेन कौन करके देता है? सेलर। और स्पेसिफिक गुड्स क्या होती है? व्हेन दीज आर आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड बाय बायर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब ये बायर के सामने थी, बायर ने इसको देखा था। आइडेंटिफाइड बायर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है तो या तो आप मुझे फोन पे कांटेक्ट कीजिए या फिर आपको मेरे डिटेल लेक्चर देखने चाहिए, ठीक है। अब आते हैं, देखो गुड्स की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने आपको बता दी।
इसके बाद सेकंड डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपकी आती है डिलीवरी। डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स को कैसे डिलीवर किया जाए। तो डिलीवरी बेटा तीन तरीके से होती है। एक्चुअल डिलीवरी, कि मैंने गुड्स को उठाया और मैंने किसको दे दिया, बायर को दे दिया, ठीक है। दूसरी होती है सिंबॉलिक डिलीवरी, जब गुड्स को उठाकर देना पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि गुड्स हैवी बहुत ज्यादा है या गुड्स बल्क में है, काफी ज्यादा है। तो सिंबॉलिक नाम से पता लग रहा है इसमें गुड्स डिलीवर कैसे की जाती है, एक सिंबल से, एक टोकन से। एग्जांपल डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल देके, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, की ऑफ कार, की ऑफ कार, ठीक है, एटसेट्रा। ये सिंबल है, टोकन है, जिससे पता लगता है कि गुड्स सामने वाले को डिलीवर कर दी गई है। क्या मैं कार उठा के दे सकता हूं किसी को? नहीं। तो क्या दी जाती है, उसकी कार की चाबी दी जाती है। तो चाबी जो है वो एक टोकन है, एक सिंबल है कि गुड्स किसकी हो गई है, जिसके पास ये चाबी गई है उसकी हो गई है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब क्या है, गुड्स शिप में है, पानी के जहाज में है, तो मेरे पास वो गुड्स जो पानी के जहाज पे वो मेरी है, कैसे पता लगेगा? मेरे पास एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें मेरे नाम पर उन गुड्स की ओनरशिप शो हो रही है, और मैं इन डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करके उन गुड्स का मालिक किसी और को भी बना सकता हूं, ठीक है। और तीसरी डिलीवरी जो होती है वो आपकी होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जो काफी सारे बच्चों को समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा बेटा। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव वर्ड का मतलब होता है डीम्ड, डीम्ड टू बी डिलीवर्ड, डीम्ड टू बी डिलीवर्ड। यहां पर ना एक्चुअल डिलीवरी होगी और ना सिंबॉलिक डिलीवरी होगी। डीम टू बी डिलीवर, मेरा दोस्त मुझसे कार मांग के ले गया 5 दिन के लिए, बताइए क्या मैंने अपनी गाड़ी उसको बेच दी? मैंने तो उसे अपनी गाड़ी नहीं बेची, मैंने उसे अपनी गाड़ी यूज करने के लिए दे दी। इसे बेलमेंट कहा जाता है, ठीक है। 3 दिन बाद मेरा दोस्त बोलता है यार क्या तुझे अपनी गाड़ी बेचनी है? मैंने कहा मैं सोच तो रहा हूं मैं नई गाड़ी ले लूं, तो मुझे ये गाड़ी बेचनी है। तो मेरा दोस्त कहता है कि ठीक है मैं 3 लाख में खरीदने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा डन। अब बताओ क्या मैं अपने दोस्त से गाड़ी वापस लेके उसको वापस दूं, या मैं उसको कहता हूं तू गाड़ी रख ले और मेरे को पेमेंट भेज दे, क्योंकि गाड़ी तो मेरे दोस्त के पास ऑलरेडी थी। तो पहले मेरे दोस्त के पास गाड़ी किस कैपेसिटी में थी? एज बेली, बेली के तौर पे वो गुड्स होल्ड कर रहा था। अब किस कैपेसिटी में होल्ड करेगा आज के बाद? एज ओनर। तो यहां पर चेंज इन पोजीशन होता है, गुड्स वहीं की वहीं है, गुड्स मेरे दोस्त के पास ही है, बट पहले वो उन गुड्स को कैसे होल्ड कर रहा था? एज बेली, और अब कैसे होल्ड करेगा? एज ओनर। यानी कि यहां पर पोजीशन चेंज होती है, पार्टीज की पोजीशन चेंज होती है, गुड्स वहीं की वहीं होती है, ठीक है। बाय द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टीज, यहां पर गुड्स मूव नहीं होती है बेटा। तो ये टाइप्स ऑफ डिलीवरी हो गया। अब हम आते हैं इस चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सेल। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नंबर 2, पहली सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी गुड्स की है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मुझे लगता है वो है सेल। सेल क्या होती है? सेल ऑफ गुड एक्ट्स में सेल क्या होती है? व्हेन द प्रॉपर्टी इन द गुड्स is transferred from seller to buyer, तो इसे कहते हैं सेल। जब प्रॉपर्टी इन दी गुड्स, प्रॉपर्टी इन दी गुड्स का मतलब होता है ओनरशिप। बेटा प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है, एक जनरल प्रॉपर्टी और एक होती है स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप, प्रॉपर्टी इन दी गुड्स, गुड्स के अंदर जो प्रॉपर्टी है मतलब ओनरशिप। एक होती है स्पेशल प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुड्स को फिजिकली देना। पॉइंट सब में आ गया। तो सेल में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूं टीओपी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना जरूरी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुड्स अभी भी बायर के पास पहुंची है या नहीं पहुंची है। मैं सेलर हूं, मैंने गुड्स बेच दी और मैंने गुड्स ट्रांसपोर्टर को दे दी है। ये गुड्स किसकी है? ये सेलर की है। हालांकि देखो अभी तक, सॉरी बायर की है, बायर के पास पहुंची नहीं है अभी तक, रास्ते में है, बट इस गुड्स की ओनरशिप सेलर ने किसको ट्रांसफर कर दी? बायर को। हम इसके बारे में डिटेल में 3rd यूनिट में बात करेंगे। अभी हम समझते हैं कि प्रॉपर्टी इन दी गुड्स का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर कर दी है। ट्रांसफर कैसे हो गया? अभी पिछले पेज पे पढ़ के आए हैं।
ये ट्रांसफर जो है ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू भी हो सकता है। फ्रॉम सेलर, सेलर कौन है? हु सेल्स, सेलर कौन है? हु सेल्स, जो गुड्स बेचता है। और बायर कौन है? हु बायज, जो गुड्स खरीदता है। इसी के नीचे मैं एक लाइन और भी लिखवाऊंगा, बट थोड़ा सा पहले आगे बढ़ेंगे। यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनता है वो बनता है एलिमेंट ऑफ सेल। 5 नंबर का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल और इसके एलिमेंट क्या है। तो इसके 5 एलिमेंट है बेटा, इस डेफिनेशन से पता लग रहा है। सबसे पहले इसमें मिनिमम कितनी पार्टीज होती हैं? 2 पार्टीज होती हैं, 2 पार्टीज। बताओ कौन कौन बेटा? एक सेलर और एक बायर। सेलर कौन? हु सेल्स, हु सेल्स और एग्रीज टू सेल, एग्रीज टू सेल। अभी पिछले पेज पे मैंने आपको बताया कि एग्रीमेंट ऑफ सेल होता है। अगर फ्यूचर गुड्स है और कंटीजेंट गुड्स है तो उसमें गुड्स एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, तो उसे एक ज्यादा सुटेबल वर्ड क्या दिया जाता है? एग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं है। एग्रीमेंट ऑफ सेल में सेलर जो है वो क्या कर रहा है? प्रोमिस टू सेल कर रहा है, क्योंकि गुड्स है नहीं, मैं प्रोमिस करता हूं कि गुड्स बनाकर आपको दे दूंगा। तो यहां पर वर्ड क्या लिखा जाएगा? एग्रीज टू सेल। तो ये भी सेलर है बेटा। जरूरी नहीं एक सेलर वो है जिसके पास गुड्स है और वो गुड्स दे, जिसके पास गुड्स नहीं है बट जिसने प्रॉमिस कर दिया है कि मैं गुड्स आपको बेच दूंगा, बनाकर बेच दूंगा, लाकर बेच दूंगा, तो ये भी क्या कहलाएगा? सेलर। और सेम ऐसे ही बायर कौन होता है? हु बायज, हु बायज, जो गुड्स खरीदता है, या एग्रीज टू बाय और एग्रीज टू बाय। ठीक है, तो ये डेफिनेशन। सेकेंड पॉइंट जो एलिमेंट आता है, सेकेंड एलिमेंट जो आता है वो होता है गुड्स का, कि सेल में गुड्स होनी चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कवर होती। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अलग से एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेल ऑफ गुड एक्ट उस पर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तीसरी चीज, गुड्स की डेफिनेशन हमने कर लिया पिछले पेज पे। तीसरी चीज प्राइस। अगर आप गुड्स के बदले में गुड्स देते हो तो इट इज नॉट सेल, इट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, गुड्स के बदले में गुड्स। अगर मैं गुड्स किसी को बिना प्राइस के दे रहा हूं तो ये सेल नहीं है, ये गिफ्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर होगा। क्लियर है? यहां पर प्राइस होना जरूरी है। प्राइस का मतलब क्या है? मॉनेटरी कंडीशन, कंसीडरेशन, मॉनेटरी कंसीडरेशन। हां, जरूरी नहीं है 100% हो इन फुल, ये पार्ट में भी हो सकता है और इन पार्ट, बट मॉनेटरी कंसीडरेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप एक कार खरीदने गए, कार है 15 लाख की, आपने 15 लाख रुपीस दिए और कार ले ली, ये सेल है। कार वाला बंदा कहता है सर हमारे पास एक ऑप्शन है। कहता क्या? आप अपनी पुरानी कार दो, ठीक है, 3 लाख रुपए हम कम कर देंगे, अब आपको हम गाड़ी कितने में देंगे? 12 लाख में। तो आपने अपनी पुरानी गाड़ी दी प्लस 12 लाख रुपए दिए, तो क्या ये सेल है? हाँ, सेल है। बट अगर मान लीजिए आपके पास एक महंगी गाड़ी है, उसकी मेंटेनेंस ज्यादा है, तो आप एक कार वाले के पास जाते हो और आप कहते हो यार ये महंगी गाड़ी है, मैंने खरीदी थी 3 साल पहले, इसकी मेंटेनेंस ज्यादा है, ये गाड़ी आप रख लो और बदले में मुझे, इसके बदले में मुझे कोई ऐसी गाड़ी दे दो जिसकी भले ही मार्केट वैल्यू कम हो बट मेंटेनेंस उसकी लो हो। तो यहां पर मैं महंगी गाड़ी देके एक नई गाड़ी ले रहा हूं जो कि थोड़ी सस्ती है। ठीक है, तो यहां पर क्या इसे सेल कहा जाएगा? इसे सेल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि गुड्स के बदले में आप क्या ले रहे हो? गुड्स ही ले रहे हो। उसके बाद ये जो मॉनेटरी कंसीडरेशन है, ये प्राइस कब देना होता है? टू बी पेड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट के टाइम देना हो सकता है। प्रोमिस टू बी पेड, प्रोमिस टू बी पेड, बाद में दे दूंगा, हो सकता है ये बाद में देने का प्रॉमिस करे। और इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी हो सकता है कि कुछ पैसा अभी दे दूंगा और कुछ पैसा बाद में दूंगा, एटसेट्रा। पैसा होना चाहिए बेटा, किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। या तो आप एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही दे दो सारा का सारा पैसा, इसे कैश सेल बोलते हैं। दूसरा, प्रोमिस कर दिया कि बाद में दे दूंगा, इसे क्रेडिट सेल बोलते हैं। और इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी होता है कि थोड़ा थोड़ा करके मैं इंस्टॉलमेंट में पैसा दूंगा। हाँ, पैसा देना आपको, कैसे भी दे दो यार, क्या फर्क पड़ता है। चौथा पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मैं इस पॉइंट को टीओपी लिखता हूं शॉर्ट में बेटा, आपको एग्जाम में टीओपी यूज नहीं करना है, मैंने नोट्स में यूज किया हुआ है टीओपी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये होना बहुत जरूरी है, मस्ट है। जब तक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होगा सेल नहीं कहलाएगा, ठीक है ना, तब तक उसे सेल नहीं कहते। और पांचवा पॉइंट जो आता है वो आता है ये कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है
ये थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट में बी इम्प्लाइड, है ना। हाँ, एक्सप्रेस में कॉन्ट्रैक्ट में बी ओरल, कॉन्ट्रैक्ट में बी रिटर्न। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एब्सोल्यूट हो सकता है। एब्सोल्यूट का मतलब है विदाउट कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन। और ये कंडीशनल भी हो सकता है। कंडीशनल का मतलब क्या है, आपने अकाउंट्स में एक टॉपिक पढ़ा होगा, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, कि अगर ये गुड्स आगे बिक जाए तो मुझे पैसे दे देना, नहीं तो मेरी गुड्स मुझे वापस दे देना। तो उसमें सेल कब मानेंगे, जब वो गुड्स आगे बिक जाए। एक आपने सुना होगा गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, कि जब तक बायर अप्रूवल नहीं देगा तब तक हम उसको क्या नहीं मानेंगे, सेल नहीं मानेंगे। क्लियर है? एक सेकंड बेटा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं इसमें। तो ये टॉपिक जो है ये है असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, कि प्राइस होना जरूरी है। प्राइस को असर्टेन करना मतलब कंफर्म करना, असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। मैं इस टॉपिक को आपको एक चार्ट से बनवाता हूं, अगर आप इस चार्ट को अच्छे से समझ लोगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। प्राइस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको वन शॉट में क्लियर होगा। असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, कितना रुपया, कितने पैसे में गुड्स खरीदनी या बेचनी है। दो बातें, डिसाइडेड या असर्टेन्ड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे असर्टेन कर लिया गया है। फॉर एग्जांपल, मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है, पुरानी गाड़ी है, आपको खरीदनी है। मैंने कहा मुझे ये अपनी गाड़ी 5 लाख में बेचनी है, आपने कहा डन। तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने असर्टेन कर लिया इन लमसम। इन लमसम, लमसम क्या होता है बेटा, पता ही होगा, एक फिक्स फिगर 5 लाख, मुझे अपनी जो गाड़ी है वो आपको 5 लाख में बेचनी है, ठीक है। या फिर असर्टेन्ड, असर्टेन्ड बाय थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी का मतलब क्या है, बायर और सेलर के अलावा कोई भी ऐसा बंदा, ठीक है। एग्जाम्पल, वैल्यूअर, कोई वैल्यूअर है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है 5 लाख में, आप कह रहे हो सर 5 लाख में महंगी है, 4 लाख में बेच दो। मैं कहता हूं 4 लाख में तो बहुत सस्ती खरीद रहा है यार। तो एक काम करते हैं, इसको हम कार्स 24, कार्स 24 का नाम सुना होगा ना, एक कंपनी है जो सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदती भी है और बेचती भी है, और वो सेकंड हैंड गाड़ीज की वैल्यूएशन भी करती है। तो आप जाके वैल्यूएशन करवा लो कार्स 24 पे। अब कार्स 24 वाले वैल्यूएशन करके कहते हैं इतने में या तो ये गाड़ी आप हमें बेच दो, यानी कि हमने वैल्यूएशन लगा दी, मतलब ये फेयर वैल्यूएशन है, इतने में हम खरीदने के लिए तैयार हैं। तो कार्स 24 वाले इस गाड़ी वैल्यूएशन के पैसे लेते हैं, लगभग 1000-2000 रुपए इस तरह से चार्ज लेते हैं। तो आपने कहा एक काम करते हैं, 5 लाख आपको ज्यादा लग रहे, मुझे 4 लाख कम लग रहे हैं, हम इसको गाड़ी को कल या परसों कार्स 24 पे ले चलते हैं, और जो वैल्यूएशन कार्स 24 वाले लगाएंगे उस वैल्यूएशन पे हम सौदा कर लेंगे। आपने कहा डन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, बट प्राइस इज टू बी असर्टेन्ड बाय थर्ड पार्टी। अब होगी दो बातें, अगले दिन हम गाड़ी लेके चले गए कार्स 24 के पास में, और कार्स 24 वालों ने कहा कि इस गाड़ी की वैल्यूएशन जो है वो सही वैल्यूएशन जो है वो 4,75,000 है, असर्टेन्ड, असर्टेन्ड बाय वैल्यूअर। तो ओके है, डन है, उतना पैसा आप पे कर दो। अगर उसने कहा 4,75,000 तो 4,75,000 देगा बायर, उसने कहा 4,50,000 तो 4,50,000 देना पड़ेगा। असर्टेन्ड बाय वैल्यूअर, यस, असर्टेन्ड बाय वैल्यूअर नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, इसकी 3 वजह है। ड्यू टू नेचर ऑफ गुड्स, ड्यू टू नेचर ऑफ गुड्स। गुड्स का नेचर ऐसा है कि वैल्यूअर कहता है ये गुड्स जो है यूनिक है या ये मार्केट से आउटडेटेड हो चुकी है, आज की तारीख में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब जो, यानी कि इसको हम बोलते हैं शक्ल देख के टीका निकालना, जो बकरा जितने रुपए में फंस रहा है उतने में बेच दो, इसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। या कई चीजें एंटीक हो जाती है। मार्केट वैल्यू नॉर्मली किसकी निकलती है, जिसके काफी सारे बायर हो। एंटीक चीजें हैं जिसके बायर मिलने बड़े मुश्किल है, या फिर इसका प्राइस जो है वो पता नहीं कैसा लगेगा, ठीक है। जो हीरे जवाहरात होते हैं ना पुराने जमाने के, एंटीक वैल्यू होती है बेटा, उनका कोई मार्केट प्राइस नहीं होता। ड्यू टू नेचर ऑफ गुड्स, ओके। तो दो बातें, या तो बायर क्या करेगा, बायर या तो रीजनेबल प्राइस पे कर देगा,
या बायर गुड्स क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, बायर टू रिटर्न द गुड्स। बायर गुड्स वापस कर दे, क्योंकि प्राइस तो सर्टेन ही नहीं हो पा रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, वॉइड हो गया कॉन्ट्रैक्ट, मेरी गाड़ी आप मुझे वापस कर दो। ठीक है, बायर कहता है कि सर ये गाड़ी तो मैंने आगे बेच दी, या ये गाड़ी तो मुझे किसी को गिफ्ट करनी थी, मैंने तो उसको गिफ्ट कर दी, अब क्या करें, अब फंस गए। और बायर टू पे रीजनेबल प्राइस, बायर टू पे रीजनेबल प्राइस। अब रीजनेबल प्राइस क्या होगा, डिपेंड ऑन सर्क्यूमस्टांसेस। फॉर एग्जांपल इस तरह की गाड़ी कितने में बिकती है, इस तरह की, ये गाड़ी नहीं, ये तो बिकती नहीं, बताया ना। तो इस तरह की एक मॉडल ऊपर एक मॉडल नीचे, या इस तरह की गाड़ी कितने बिकती है, आपने कितने में खरीदी थी, कितनी यूज कर ली, कितने किलोमीटर चल चुके हैं, इसके हिसाब से गैस होगा प्राइस। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि जो आपका वैल्यूअर है वो प्राइस को असर्टेन क्यों नहीं कर पाया, पहला रीजन दिया था ड्यू टू नेचर ऑफ गुड्स, और दूसरा रीजन आता है ड्यू टू फॉल्ट, ड्यू टू फॉल्ट ऑफ सेलर। सेलर जो है वो गुड्स को लेके ही नहीं आया, जिसकी वजह से वैल्यूअर उसकी वैल्यूएशन नहीं कर पाया। और ड्यू टू फॉल्ट ऑफ बायर, सेलर ने गुड्स है ना पहले दिन ही दे दी थी बायर को, और सेलर ने बायर को कह दिया था कि आप अगले दिन इस गुड्स को ले आना, बायर निकल गया घूमने फिरने के लिए उस गुड्स को लेके, और 1-1.5 महीने के बाद आया। तो यहां पर किसका फॉल्ट है, बायर का फॉल्ट है। तो इन दोनों ही केसेस में क्या कहा जाता है, लॉस टू बी बोर्न बाय या डैमेज टू बी पेड, डैमेज लिख देते हैं लॉस की जाए, डैमेज टू बी पेड बाय डिफॉल्टिंग पार्टी, डैमेज टू बी पेड बाय डिफॉल्टिंग पार्टी। जिस पार्टी ने डिफॉल्ट किया है वो पे कर दे। अगर सेलर की गलती की वजह से वैल्यूएशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बायर का ऑब्वियस सी बात है नुकसान हो गया, तो वो नुकसान कौन भरेगा, सेलर। और अगर बायर की वजह से वैल्यूएशन नहीं हो पा रहा है तो बायर उस नुकसान को भर दे। ये पॉइंट हो गया सर्टेनमेंट ऑफ प्राइस का। ये आप ध्यान रखोगे, एग्जाम में बेटा इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलता है आपका, कि आपने एक ज्वेलरी खरीदी है और आपने कहा ज्वेलरी की वैल्यूएशन एक ज्वेलर की दुकान से करवा लेंगे, ठीक है। बायर ने कहा ठीक है मैं इस ज्वेलरी को कल लेके आ जाऊंगा, बायर 1 महीने तक नहीं आया उस ज्वेलरी को लेके, इन बिटवीन गोल्ड का रेट जो है वो डाउन हो गया। अब आपने देखा है ना मार्केट में अभी गोल्ड का रेट कैसा चल रहा है, अभी तो बढ़ रहा है, बाई चांस डाउन हो गया तो नुकसान नहीं हो जाएगा बाद में, तो वो नुकसान कौन बियर करेगा, वो नुकसान बायर को बियर करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि बायर की वजह से वैल्यूएशन नहीं हो पाया या लेट वैल्यूएशन हो पाया है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस, इस चैप्टर इस फर्स्ट यूनिट के लास्ट में कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं बेटा। पहला डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। हायर परचेज पता है ना बेटा, हायर परचेज में गुड्स जो है वो हायर की जाती है और पैसा किस में दिया जाएगा, इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। दिस इज नॉट इंस्टॉलमेंट सेल, दिस इज हायर परचेज सेल। इंस्टॉलमेंट सेल में बायर जो है उसको पैसा इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा, बायर के पास ऑप्शन नहीं है कि वो 2 या 3 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद बाकी इंस्टॉलमेंट पे करना बंद कर दे और कह दे कि जा तेरी गुड्स उठा के ले जा। जबकि हायर परचेज में ऐसा ऑप्शन बायर के पास होता है कि अगर मुझे कुछ इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ये लगता है कि गुड्स मेरे काम की नहीं है या मेरे यूज में नहीं है, तो मैं आगे की इंस्टॉलमेंट पे करना बंद कर दूंगा और वेंडर जो है वो अपनी गुड्स उठाकर ले जाए। थोड़ा थोड़ा समझ आया, डिटेल में समझना है आप फोन पे समझ सकते हो या आपको मेरे डिटेल लेक्चर देखने चाहिए। तो सबसे पहले सेल में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कब होती है, सेल में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होती है इमीडिएटली। 1 मिनट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, इज इमीडिएट। जैसे ही मैंने गुड्स खरीदी उसकी टीओपी मुझे ट्रांसफर हो गई, आज से गुड्स का मालिक कौन है, बायर है, टीओपी ट्रांसफर हो गई इमीडिएटली, यानी कि बायर बिकम्स ओनर। बायर जो है इन गुड्स का ओनर बन गया है, यानी कि बायर कैन रीसेल
बायर इन गुड्स को बेच सकता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि गुड्स उसकी हो गई, अब वो चाहे इस गुड्स को यूज करे या इस गुड्स को आगे बेचे। ठीक है, बायर इन गुड्स को वापस नहीं कर सकता, बायर कैन नॉट रिटर्न द गुड्स। आप गुड्स को वापस नहीं कर सकते कि भैया अपनी गुड्स वापस ले जाओ, मैं पैसे नहीं दूंगा। ठीक है, अगर क्रेडिट सेल की गई थी, क्रेडिट सेल की गई थी, अब सेल में प्राइस क्या हो सकता है, प्राइस बाद में भी दिया जा सकता है ना, क्रेडिट सेल। अगर क्रेडिट सेल हो गई है और बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, तो बेटा लॉस किसका हो गया, लॉस टू सेलर, क्योंकि सेलर अपनी गुड्स तो वापस उठा के नहीं ला सकता, क्योंकि इसकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किसको हो चुकी है, बायर को। अब जो ऑफिशियल असाइनी आएगा वो इन गुड्स को बेचेगा, क्योंकि गुड्स किससे बिलोंग करती है, बायर को, और सभी क्रेडिटर्स में पैसा बटेगा। यानी कि सेलर ने अगर उसे 1 लाख का माल बेच रखा था, तो ये मान के चलो जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट होता है तो लाख रुपए पूरे तो नहीं मिलने वाले, कम ही मिलेंगे, क्योंकि कोई बंदा इंसॉल्वेंट कब होता है, जब उसकी लाइबिलिटीज उसकी एसेट से ज्यादा हो जाती है। यानी कि यहां पर सेलर का लॉस हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं माल उधार मत बेचा करो, बट बेचना पड़ता है, मजबूरी है बेटा। अब आते हैं हायर परचेज की साइड में। क्या हायर परचेज में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इमीडिएट होती है, नहीं। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कब होती है, व्हेन लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड, लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी जाएगी तब हायरर जो है वो बायर बन जाता है, ओनर बन जाता है। इसमें बायर ओनर नहीं होता, तो बायर क्या होता है, यानी कि हायरर क्या होता है, हायरर इज नॉट ओनर। हाँ, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा, बट बेली, ये क्या होता है, बेली होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट आपने पढ़ा है ना, हाँ आप बेली हो। बायर कैन रीसेल, नहीं, हायर परचेज में हायरर कैन नॉट रीसेल द गुड्स। हाँ, जिस दिन लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे उस दिन आप गुड्स के मालिक बन गए, अब बेचना चाहो तो बेच सकते हो, बट जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करोगे आप इन गुड्स को आगे नहीं बेच सकते। बायर यानी कि हायरर कैन रिटर्न द गुड्स, हायरर कैन रिटर्न द गुड्स टू वेंडर एंड स्टॉप पेइंग, और स्टॉप पेइंग फर्दर इंस्टॉलमेंट, कि ले जा भैया इन गुड्स को और आज के बाद में कोई इंस्टॉलमेंट मैं नहीं दूंगा। अगर ये गुड्स क्रेडिट पे दी गई है तो, और बायर जो है यानी कि हायरर जो है इंसॉल्वेंट हो गया है, गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस दी है, और बायर जो है वो यानी कि हायरर जो है वो क्या हो गया है, इंस्टॉलमेंट हो गया है। तो क्या सेलर को कोई नुकसान हुआ, नो लॉस टू सेलर, क्यों, क्योंकि टीओपी तो ट्रांसफर ही नहीं हुई, यहां पर सेलर जाएगा और अपनी गुड्स वापस उठा के ले आएगा, तो उसका तो नुकसान हुआ नहीं। हाँ, अगर कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू है तो मैक्सिमम उतना ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसके रिकवरी के चांसेस कम है। तो ये डिफरेंस था आपका सेल वर्सेस हायर परचेज में। अब हम बढ़ते हैं सेकंड डिफरेंस की तरफ। सेकंड डिफरेंस आता है सेल वर्सेस बेलमेंट। अभी वर्ड यूज हुआ ना कि बेलमेंट क्या होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेलमेंट दोबारा अच्छे से समझा दूंगा, बट अभी थोड़ा बहुत जो आपको पता होना चाहिए या मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। सेल में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो जाती है, बेलमेंट में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होती है। बेलमेंट में मैं गुड्स यूज करने के लिए दे रहा हूं सामने वाले को, उसको बेच नहीं रहा हूं, ठीक है ना। सेल में गुड्स बायर जो है वो गुड्स रिटर्न नहीं करता है, बायर डज नॉट रिटर्न द गुड्स। वो गुड्स का मालिक है, वापस क्यों करेगा बेटा, सही बात है ना। जबकि बेलमेंट में बेली हैज टू रिटर्न, बेली हैज टू रिटर्न द गुड्स टू बेलर, बेलर मतलब जो गुड्स का ओनर है, ऑन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड, ठीक है। उसके बाद सेल में प्राइस होना मस्ट है, प्राइस होना मस्ट है, जबकि बेलमेंट दो तरह की होती है, एक ग्रेचुअस और नॉन ग्रेचुअस। बेलमेंट कैन बी ग्रेचुअस, ग्रेचुअस का मतलब होता है विदाउट एनी कंसीडरेशन। इसके बारे में और डिटेल में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैं समझा दूंगा, अभी ये तीन डिफरेंस है, ठीक है।
उसके बाद अगला डिफरेंस जो आता है वो आता है सेल वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। सेल अलग होती है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर अलग होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। इसमें कोई गुड्स नहीं बेची जाती है, नो गुड्स आर सोल्ड। बेसिकली यहां पर कंसीडरेशन लिया जाता है, कंसीडरेशन इज क्लेम्ड फॉर परफॉर्मिंग स्किल और लेबर। इसमें दो एग्जाम्पल आप याद कर लेना, एग्जाम में कई बार एज इट इज आ जाते हैं। आप एक गोल्ड स्मिथ के पास गए, आप एक सुनार के पास गए और आपने उसे गोल्ड दिया और उसने उससे क्या तैयार किया, ऑर्नामेंट तैयार किए, ऑर्नामेंट्स मैन्युफैक्चर किए फ्रॉम गोल्ड सप्लाइड बाय कस्टमर। तो बताइए क्या ये सेल है? नहीं सर, क्योंकि गोल्ड इसमें किसका था, कस्टमर का था। मैंने तो सिर्फ बनाए, तो बनाए के पैसे लेगा, मेकिंग चार्जेस लेगा। और सेम ऐसा ही पेंटिंग का एग्जांपल है, पेंटिंग। ठीक है, तो पेंटर जो आपसे पैसे लेता है वो अपने स्किल के पैसे लेता है बेटा, ठीक है ना। कलर कितने के आते हैं, कलर 100 200 500 रुपए के आ जाएंगे, बट वो आपको पेंटिंग जो बना के देगा उसके स्किल के पैसे लेता है। तो ये सेल नहीं होती। फर्स्ट यूनिट आपकी यहीं खत्म होती है बेटा। अब बढ़ते आगे सेकंड यूनिट की तरफ।